हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग आज जो है बाइनोमियल का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही x प्लस वाई टू द पावर 6 एंड वाई x माइनस वाई टू द पावर 6 है। इसको एक्सपेंड करना है और फिर इसको फाइंड आउट करना है। तो पहला बात है एक्सपेंशन क्या कैसे एक्सपेंड करते थे हम लोग। तो मेरा था x प्लस वाई अगर है, पावर 6 है, पावर कुछ भी होता n भी होता, तो जनरल टर्म जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है आर का वैल्यू 0 से 1। मतलब ये पूरा समेसन मैंने लिख दिया। जनरल टर्म जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है बाबू? 6 यानी कि n सी आर। ठीक है, n रहेगा तो एन सी आर। पहला वाला टर्म पे 6 - r, n रहेगा तो n - r। और और यहां पर y पे पावर r। अब इसको हम लोग पूरा एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो आएगा मेरा 6c0 h टू द पावर 6c1 h टू द पावर 5y 6c2 h टू द पावर 4y स्क्वायर 6c3 h क्यूब y क्यूब 6c4 h स्क्वायर y टू द पावर 4 6c5 h y टू द पावर 5 प्लस 6c6 h तो अब रहेगा नहीं, y टू द पावर 6। मतलब इसको मैं अगर अच्छे से लिखूं तो ये आ जाता है h टू द पावर 6 प्लस 6 h टू द पावर 5y। 6c2 और 6c3 निकाल लेंगे हम लोग। तो 6 इंटू 5/2 × 1 ये आ जाएगा मेरा 15। और 6c3 निकाल लेते हैं। 6 5 4 3 2 1, तो ये 20 है। तो ये हो गया 15 h टू द पावर 4y स्क्वायर प्लस 20 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखो क्यों यही निकाला, बाकी अब क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि 6c2 और 6c4 तो सेम होने वाला है, यानी 15 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 6 एक्स वाई टू द पावर 5 एंड प्लस वाई टू द पावर 6। 6 तो 1 ही होने वाला है। अब देखो बाबू मजा क्या है, प्लस का अगर पता है और माइनस चाहिए तो माइनस में बस क्या होता है, x माइनस वाई टू द पावर 6 में क्या होता है, समेसन r इक्वल टू 0 to 6 वही रहेगा। सब कुछ 6c r भी रहेगा, x टू द पावर 6 माइनस r भी रहेगा, y टू द पावर r भी रहेगा, बस -1 टू द पावर r एक डाल देना होता है। तो मतलब -1 टू द पावर 0 होगा तो वो तो वही रह जाएगा। -1 टू द पावर अगर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है तो ही तो माइनस आएगा ना, अदरवाइज ये तो प्लस हो जाएगा। यानी एवरी सेकेंड टर्म में हमको एक माइनस डालना पड़ जाएगा। तो अगर मुझे एक्सपेंशन लिखना है तो मैं पूरा लिखने नहीं जाता हूं। अब मैं इसको सीधा लिखता हूं, x टू द पावर 6 माइनस 6x टू द पावर 5y प्लस 15x टू द पावर 4y स्क्वायर माइनस 20x क्यूब वाई क्यूब प्लस 15x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 माइनस 6x वाई टू द पावर 5 एंड प्लस वाई टू द पावर 6। समझ में आ गया बात? अब मुझे बोला जाए एक्सपेंड ही मत करो, ये वैल्यूज भी निकाल के बताओ। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो दोनों को ऐड करते ही मेरे पास बचेगा वो सारा टर्म जिसका साइन सेम था, जिसका साइन सेम था वो बचेगा। ऑपोजिट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 2x टू द पावर 6 15 माइनस आ रहा है ना, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो 15 और ये वाला पार्ट में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x पे पावर 6 x पे पावर 6, 2 x पे पावर 6। 15x टू द पावर 4y स्क्वायर 15x टू द पावर 4y स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स 15x स्क्वायर y टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 6। और यही जब माइनस हो जाए x प्लस वाई टू द पावर 6 माइनस x माइनस वाई टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2। अब जो ऑपोजिट साइन का है वो आने वाला है। तो 6x टू द पावर 5y प्लस, क्योंकि अब ये माइनस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा ना, इतना तो अब समझ ही रहे होगे भाई 11 में। ठीक है, अब ये वाला चीज प्लस हो जाएगा 20x क्यूब वाई क्यूब एंड 6x वाई टू द पावर 5। ठीक है, चलो
फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एच इन द एक्सपेंशन। देखो इंडिपेंडेंट टर्म निकालना हो या फिर हमें कोफिशिएंट निकालना हो, एक ही तरीका होता है। सबसे पहले तो हम लोग को जो बोला जाएगा वो मान लेंगे। चलो मान लिया हमने कि लेट आर प्लस वन एथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² by 2 minus 1 by 3x to the power 9 contains x to the power 0, तभी तो इंडिपेंडेंट टर्म आएगा ना। मतलब वहां पे x पे अब क्या है, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकता है इसको, ठीक है, टर्म फ्री फ्रॉम x भी बोल सकता है, क्योंकि x पे पावर 0 कर दोगे तो वो 1 हो जाता है, उसको x का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, x 1 हो 2 हो फलाना हो ढिमकाना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो वही वैल्यू रह जाएगा एक्सप्रेशन का। दैट इज फ्री फ्रॉम x, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टी आर प्लस वन लिखते कैसे भाई, वही जो जनरल टर्म था, एन सी आर मतलब 9CR, फर्स्ट वाले पे 9 माइनस आर और सेकेंड वाले पे आर, और यहां माइनस है इसलिए -1 पे पावर आर। अब हम लोग आराम से x का पावर लिखेंगे। तो भाई यहाँ 3/2 पे पावर तो 9 माइनस आर, इसको हटा लो, साइड करो, हमको x चाहिए। अच्छा यहाँ पे 1/3 x है, r नहीं, 1/3 x। हाँ अब x² पे पावर 9 माइनस आर, अच्छे से समझना, यहां 1/3 पे पावर r है, यहां 1/x पे पावर r है, तो मैं उसको x पे पावर -r लिखता हूं, और -1 टू दी पावर r भी रह रहा है, -1 टू दी पावर r भी रह रहा है। ठीक है बात, देख लो 1/3 पे पावर r को भी इधर कर दिया है, x पे पावर 9 माइनस आर, x² पे पावर 3/2 था, 9 माइनस आर अलग लिख दिया। तो अभी यहाँ पे 9CR 3/2 पे पावर 9 माइनस आर, 1/3 पे पावर r, -1 टू दी पावर r, x टू दी पावर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 -2r, और यहां था -r, यानी ये हो गया x टू दी पावर 18 -3r। ये वाला चीज तो बाबू एज इट इज डुप्लीकेट कर देते हैं इसको, एज इट इज। ठीक है, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, जैसा कि हमने माना था कि ये x टू दी पावर 0 कंटेन करेगा, तो 18 -3r इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 6। अब r इक्वल टू 6 विच मीन्स सेवेंथ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेन्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, t7 यहां डाल देते हैं 9c6, 3/2 टू दी पावर 9 माइनस 6 यानी कि 3, 1/3 टू दी पावर 6, एंड -1 टू दी पावर 6 तो भाई 1 ही हो जाएगा, रहने देते हैं। ठीक है, 9c6 यानी 9 8 7, क्योंकि 9c6 और 9c3 सेम है, कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो, 3 2 1 इंटू यहाँ है 3 पे पावर 3, यहाँ है 2 पे पावर 3, यहाँ पे है 1/3 पे पावर 6, तो यहाँ से तो ये 27 बचेगा, 3 टू दी पावर, ये यहाँ 27 को 9 से 3 टाइम्स, यहाँ 2 टू दी पावर 3 8 से कैंसिल आउट हो गया, यानी ये टर्म बच गया ऊपर में 7 और नीचे 9 एंड 2 18, 7/18। ठीक है, कैलकुलेशंस अच्छे से मिला लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं वो बताओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी देखो फाइंड मिडिल टर्म और मिडिल टर्म्स, अब आपको समझना है कि यहाँ मिडिल टर्म होगा कि टर्म्स होगा। तो यहाँ सबसे पहला बात होता है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बाबू, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलता है, दिस +1, नंबर ऑफ टर्म इज 20 + 1 21, दैट इज ऑड, सो मिडिल टर्म एक ही होने वाला है, एंड द मिडिल टर्म इज 21 + 1/2, दैट इज 11th टर्म इज द मिडिल टर्म। अब 11th टर्म लिख देना है, बात खत्म। T11 is 20c10 h² to the power 20 minus 10, 1/h to the power 10 and -1 to the power 10, बस बात खत्म हो गया। अब भाई -1 to the power 10 तो मतलब 1 ही है,
20C10 है, रहने देते हैं इसको ऐसे ही, नहीं झमेला करेंगे। यहां पर ये तो 10 हो गया ना, तो h टू द पावर 20 इंटू 1/h⁻10। यहां से भी देखो ये 20 माइनस 10 यानी कि 10, 10 इंटू 220, तब सीधा 20C10 h⁻10। समझ में आए बात? ये हुआ मिड इन टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हो जाता, मान लो नंबर ऑफ टर्म 34 होता, तो मेरा 17th भी मिड इन टर्म होता और 18th भी मिड इन टर्म होता, n/2th टर्म भी मिड इन टर्म होता, n/2 + 1th टर्म भी मिड इन टर्म होता, तब 2 मिड इन टर्म आता है। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा था मिड इन टर्म और टर्म्स। ठीक है, अभी बोला है इफ द 21st टर्म एंड 22nd टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलो 21st टर्म निकाल लेते हैं, t21 कैसे निकालेंगे? t21 44C20, यहाँ r+1 होता है, यहाँ फर्स्ट टर्म में 0 से शुरू होता है, तो 21 तो यहाँ 20, 1 टू द पावर 44 माइनस 21 नहीं 20, और h टू द पावर 20, यानी 44C20 h टू द पावर 20 and t22 is 44C21 h टू द पावर 21। अब समझ में ही आ रहा है ना? अब 1 टू द पावर 44 माइनस 21 लिखने का तो मतलब नहीं है, 1 ही होता है वो। क्वेश्चन में बोला है ये दोनों टर्म इक्वल है, तो बाबू अगर ये दोनों टर्म इक्वल है तो 44C21 h टू द पावर 21 इज इक्वल टू 44C20 h टू द पावर 20। अब ये इधर लाके डिवाइड करते हैं अगर हम लोग, तो h टू द पावर 21, या फिर ऐसे भी रख सकते हो h टू द पावर 20 बाई h टू द पावर 21 इज 44C21 बाई 44C20। याद आ रहा है? अभी अभी तो कॉम्बिनेशन गर्मा गर्म किया हमने, NCR बाई NCR माइनस 1 तो होता है N माइनस R माइनस 1 बाई R। तो वही काम यहाँ भी तो करेंगे, ध्यान से देखो वही है, 44C21 44C20, ये दोनों सेम है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो 44 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 21, दिस इज 1/h। तो ऊपर आया 24/21, दिस इज 1/h, तो ये 8/7, 8/7 तो यहाँ आया, देयरफॉर h इज इक्वल टू 7/8। समझे? h क्या होगा? 7/8 होगा h का वैल्यू, तभी ये दोनों टर्म इक्वल होंगे। समझ में आ गया? चलो देख लो, 44C21 44C20 था, 44 माइनस 20 और यहाँ पे आ गया है 21, एकदम सही है, सही है। 24 7 टाइम्स 8 टाइम्स मिला लेते हैं, एकदम सही है। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ h टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो बाबू h टू द पावर 10 आ कैसे सकता है? तो h टू द पावर 10 आ सकता है जब 1 के साथ h टू द पावर 10 मल्टीप्लाई हो। ध्यान से सुनना, जब 1 के संग h टू द पावर 10 मल्टीप्लाई हो, माइनस h स्क्वायर के संग h टू द पावर 8 मल्टीप्लाई हो, और 2h टू द पावर 4 के संग h टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड हो, तभी हो सकता है मेरा h टू द पावर 10। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ h टू द पावर 10, h टू द पावर 8 और h टू द पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए। बस मुझे क्या चाहिए? h टू द पावर 8, h टू द पावर 10 और h टू द पावर 6 का कोफिशिएंट। किसमें? इस एक्सपेंशन में। तो भाई 1 माइनस h स्क्वायर का जनरल टर्म लिख देते हैं, कितना हो गया ये? 12CR 1 टू द पावर 12 माइनस R एंड माइनस h टू द पावर R, या h टू द पावर R और माइनस 1 टू द पावर R। या ऐसे भी रख सकते हो, चलो माइनस h टू द पावर R, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देख के ही समझ में आ रहा है फॉर h टू द पावर 10 t11 में ही आएगा वो, ये बनता है h टू द पावर 10। t9 यानी मेरा 8 ही आएगा r का वैल्यू, तभी वो h टू द पावर 8 आ सकता है। और t7 जब मेरा 12C6 h टू द पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस पे पावर तो इवन जा रहा है ना, तो वो माइनस रहेगा नहीं। तुम बोलो ये माइनस h टू द पावर लिखना चाहिए, भाई लिख दिया, चलो क्या अंतर पड़ा,
यही है। यहाँ भी माइनस एच टू द पावर 6 लेना चाहिए, लिख दिया। चलो तब मुझे पता है एच टू द पावर 6 था 12c6 के संग क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, 2 एच टू द पावर 4। तो जब कोफिशिएंट का बात है, बस कोफिशिएंट ऑफ एच टू द पावर 10 का बात है, तो बस कोफिशिएंट ही लिखेंगे हम। 12c6 इसके संग मल्टीप्लाइड है 2। अब यहां 12c8, बट यहां जो 2 है उसमें माइनस एच स्क्वायर है, तो माइनस आ जाएगा। और पहला वाला में तो +1 ही है। इस चीज को और एक बार अच्छे से समझो। देखो यहां जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ 13 टर्म्स आएंगे और यहाँ 3 है, तो टोटल यहाँ बनेगा 39 टर्म्स। बट जब ये 1 यहाँ के एच टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी एच टू द पावर 10 देगा। यहाँ था एक्स स्क्वायर, जब यहाँ के एक्स टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा तभी एक्स टू द पावर 10 देगा। और यहाँ था एक्स टू द पावर 4, जब यहाँ के एक्स टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तभी एक्स टू द पावर 10 देगा। तो इन तीनों कोफिशिएंट को ऐड कर रही पहला वाला ये, चलो क्या 2 है ना, तो 2 आया था एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू 12c6 है, तो 12 यहाँ कितना 12 हो गया, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे है 11 10 9 8 7, 6 टर्म्स हैं। यहाँ 6 5 4 3 2 1, ठीक है समझे। 12 11 10 9 8 7, 6 टर्म्स, यहाँ भी 6 टर्म्स, ठीक है। माइनस 12 11 10 9, क्योंकि 12c8 और 12c4 सेम ही होने वाला है, 4 3 2 1। और 12c10 यानी कि 12c2 एक ही चीज है। अब देखो 6 और 2 से 12 कैंसिल हो गया, 5 से 10 हो गया 2 टाइम्स में, 4 से 8 हो गया 2 टाइम्स में, और 3 से ये 3 हो गया 3 टाइम्स में। यानी यहाँ 2 है, यहाँ 3 टाइम्स 2 है, यहाँ 3 है और 8 है। यानी कितना हो गया ये 8। चलो यहाँ पे 4 3 12, 12 इंटू 7 होता है 84, 84 इंटू 2 होता है 168, 168। अब 11 से मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा सिंपल होता है, 11 से मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे 8, यहाँ पर ये 4 मतलब 14, यहाँ 7 एंड 1 8 और ये 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन आप करके देख लेना, मेन काम मेरा है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। माइनस यहाँ जो है 4 इंटू 3 12, यहाँ पर है 5, तो ये हो गया 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 5 9 4, और यहाँ पर है 6 यानी कि 66, ठीक है। तो यहाँ 6 हो गया, तो 8 एंड 6 14 4 1, यहाँ 6 एंड 4 10 एंड 1 11, यहाँ 19 और यहाँ 1, माइनस 495। अगर 500 ही सब्ट्रैक्ट हो जाता तो 1414 होता, तो ये 1419, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूं कैलकुलेशन आप मिला लेना अच्छे से, ठीक है। प्रोसेस समझाना मेरा काम है, मेन प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये पूरा सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो भाई, ठीक है। लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहे, पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।